हेलो एंड वेलकम टू साइंस ट्रेन। और हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं जो चैप्टर नाम है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। तो फर्स्ट हाफ में सेंटर ऑफ मास हम लोग पढ़े और उसका डिस्कशन लिए। सेकेंड हाफ में हाजिर है कोलिजन के कॉन्सेप्ट्स लेके। कोलिजन का सीधा मीनिंग है टक्कर, टक्कर। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन आपसे टकरा रहा होगा आजकल बहुत सारा, लेकिन वो टक्कर जो है दिमाग और क्वेश्चन वाला से बाहर निकलिए और ये फिजिकल टक्कर अब कराइए कि जो बॉडी के पास मास है, अगर वो एक दूसरे से टकराते हैं तो कैसे कैसे बिहेव करते हैं। टकराना है क्या, तो पता चला कि बड़ा फोर्स थोड़े समय के लिए लगे तो उसको कोलिजन कह देंगे, टक्कर कह देंगे। दूसरा ये कि टकराने के बाद ये जो एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी, इसके साथ क्या हुआ, क्या ये घट गया या सेम रहा। बढ़ तो सकता नहीं है क्योंकि बाहर से किसी ने तो एनर्जी नहीं दिया है। ये दो बॉडी के बीच अगर कॉलिजन हुआ या दो से ज़्यादा बॉडी के बीच कॉलिजन हुआ तो उन सबको अगर एक आप सिस्टम मान ले तो सब के सब इंटरनल फोर्स हो जाएंगे उनके। तो इस वजह से जो इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो ओवरऑल मोमेंटम होगा उसका मामला क्या रहेगा, यही सब पढ़ना रहेगा कॉलिजन में। कॉलिजन में कि एनर्जी की बात कीजिए, मोमेंटम की बात कीजिए। एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी कम हुआ है तो वो गया कहाँ है, वो गया कहाँ है, ये सब चीज़ें पढ़ रहे होंगे। तो आइए कॉलिजन को डिफाइन कर दिया जाए एक लाइन में कि इट इज़ एन आइसोलेटेड इवेंट। ठीक है, आइसोलेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ठीक है उसमें और कुछ नहीं आना चाहिए। जब दो बॉडी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ दो बॉडी के बीच टक्कर होना चाहिए। तो आइसोलेटेड इवेंट है जिसमें कि दोनों बॉडी के बीच फोर्स लगता है कम समय के लिए। कम समय के लिए ये फोर्स लगता है कम समय के लिए या बड़ा फोर्स लगता है कम छोटे समय के लिए, आप ऐसा बोले अगर, तो आपको याद आना चाहिए, पहले आप पढ़ चुके रहते हैं जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे होते हैं तो कुछ इम्पल्स की बात हुई होगी। और इम्पल्स नाम भी ऐसे ही फोर्स के लिए दिया जाता है जो कम समय के लिए लगता है। और वहाँ पे आप देखे थे जो चेंज इन मोमेंटम आया था उस फोर्स के लगने की वजह से, दैट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। और यहाँ पे इस घटना को कहेंगे कोलिजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉल आया क्रिकेट का, आपने कैच किया तो उस बॉल का आपके हाथ से कोलिजन हुआ। ठीक, इस घटना को आपने कोलिजन कहा, लेकिन उस बॉल ने आपके हाथ को इंपल्स दिया, चेंज इन मोमेंटम का मामला आया। इन सब को कौन है जो सबके बीच रिश्ता बुन रहा है, वो फोर्स है, फोर्स है। तो कोलिजन में फोर्स की बात करेंगे हम लोग, लेकिन आगे उसका जो इफेक्ट्स है उस पे कैलकुलेशन आप निकाल रहे होंगे। तो आइसोलेटेड इवेंट कोलिजन जो है एन आइसोलेटेड इवेंट वेयर देयर इज force between two or more than two। एक साथ दो तीन भी टकरा सकते हैं ना। आपके ज्यादातर क्वेश्चन दो ही बॉडी का रहेगा, लेकिन डिफिनेशन में तो लिखना पड़ेगा ना, मोर देन टू बॉडीज। और ऑफ कोर्स बॉडीज बोलते ही आप सॉलिड बॉडीज का सोचेंगे। टू बॉडीज फोर्स है फॉर ए शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम। अगला क्वेश्चन ये आता है कि मेरे मुंह से भी एक बात निकला कि आप जब तक बोला नहीं जाए आप सॉलिड्स का सोचेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या अगर हम एटॉमिक लेवल पे चले जाए
तो उसके बाद हमको मतलब है कि वो एटम किसका है, कार्बन का है कि वाटर का है कि नाइट्रोजन का है, समझ रहे हैं ना, सॉलिड लिक्विड गैस, मैंने तीनों का नाम लिया, कोई मतलब नहीं है। उस लेवल पे चले गए तो फिर वो एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल के बीच टक्कर होगा, ठीक है ना। आपकी जनरल लाइफ की बात हो रही है अगर, तो आप कहेंगे कि हाँ कोलिजन की बात कर रहे हैं तो मतलब सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, क्लियर। तो अब अगर हम आपसे पूछे कि कॉलिजन होने के लिए टच होना जरूरी है क्या, टक्कर होने के लिए, तो फर्स्ट इंप्रेशन आपके पास आता है कि हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है, नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैग्नेट्स हैं, कॉमनली आप ही के एक्सपेरिमेंट्स, आप ही के लाइफ से एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं कि अगर मैग्नेट्स है तो आप देखिए कि मैग्नेट को रख दीजिए और अपोजिट पोल इधर से ले जाइए तेजी से, वो बिना टच किए उसको धकिया देगा, तो कॉलिजन हुआ, कॉलिजन हुआ विदाउट कांटेक्ट। तो कॉलिजन के लिए कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, दैट हैज टू बी नोटेड डाउन, ठीक है, कि कॉलिजन मे बी विदाउट कांटेक्ट। एक एग्जांपल और इस पे हम बात करना चाहेंगे, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जो 1911 में दिया गया, बहुत फेमस है, पढ़ना ही पड़ता है जब आप एटम की बात करते हैं तो। और आज तक जो मेजॉरिटी एटम जैसे वर्क करता है वो मेनली रदरफोर्ड मॉडल ही है, बेस वही है, बाद में कई चीज़ें जो मॉडिफाई हुई वो ठीक है, लेकिन बेस आज भी वही है रदरफोर्ड मॉडल। बाद में बोर साहब और श्रोडिंगर और ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंजेस लाई उसमें। एनीवेज मैं बात कर रहा था कि उसमें हुआ क्या, तो उसमें अल्फा पार्टिकल मारा गया गोल्ड न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस को तो दिखाई नहीं देता है, गोल्ड फॉयल पे मारा गया, एक परत पे मारा गया, और तब उसके एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इसमें कॉलिजन हो रहा है अल्फा पार्टिकल और एटम के न्यूक्लियस के बीच। तो अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या एटम को टच कर रहा था? नहीं, जाके उसके एकदम क्लोज और फिर लौट गया। अगर उसी लाइन पे है तो, थोड़ा अलग लाइन पे है तो मुड़ गया। थोड़ी देर बाद बात करेंगे उसका भी कि ऐसा कॉलिजन भी हो सकता है जो थोड़ा सा अलग लाइन पे हो, ऑब्लिक कॉलिजन, ठीक, और ये हेड ऑन कॉलिजन। एनीवेज ये कॉलिजन में टच नहीं कर रहा था अल्फा न्यूक्लियस को, तो इसलिए टच करना जरूरी नहीं है कॉलिजन के लिए। ये बात टाइप्स ऑफ कॉलिजन की अगर बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो ये कि एनर्जी के साथ क्या हुआ, इस आधार पे बताइए कॉलिजन कैसा है। और किस एनर्जी के साथ क्या हुआ जी? काइनेटिक एनर्जी के साथ, क्योंकि टक्कर होने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो हमें काइनेटिक एनर्जी से मतलब था कि क्या होगा बताइए इसके साथ। काइनेटिक एनर्जी क्या कंजर्व रहेगा या उसमें कोई बदलाव आ जाएगा, कमी आ जाएगा, ठीक। तो उस आधार पे अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दो टाइप के हुए क्या, एक कहलाया इलास्टिक और दूसरा इन इलास्टिक। तो टक्कर में एनर्जी के खेल के आधार पे दो नाम दिए, लेकिन अब हम लोग दोनों को थोड़ा सा ठीक से देखें। चलिए कैसे भाई, तो यहां एक तरफ हम लोग लिखते हैं अब इलास्टिक और इधर इन इलास्टिक। आप कहेंगे सर इन इलास्टिक क्या नॉन इलास्टिक है? हाँ नॉन इलास्टिक है, लेकिन प्रॉपर इंग्लिश क्या है? इन इलास्टिक। अब आइए, इसमें काइनेटिक एनर्जी की बात लिखने से पहले हम लोग सबसे पहले लिखेंगे मोमेंटम की बात। मोमेंटम की बात, ऐसा कोई कॉलिजन नहीं होगा जिसमें मोमेंटम कंजर्व नहीं हो। अरे कॉलिजन क्या, ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं है, ठीक, जहां पे अगर एक्सटर्नल फोर्स बाहर से आप नहीं लगाए हैं सिस्टम पे
और सिस्टम के मोमेंटम में कोई चेंज आ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो लॉ ऑफ नेचर है। लॉ ऑफ नेचर है कि एक्सटर्नल फोर्स आप लगाएंगे तभी मोमेंटम में चेंज आएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो डेल्टा पी जीरो होगा, चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ना, वो इस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रिक्ट लॉ है, सबसे रिजिड लॉ है। देयर इज नो एक्सेप्शन। चाहे आप क्लासिकल फिजिक्स में बड़े बड़े बॉडीज की बात कर रहे हो, यूनिवर्स में गैलेक्सीज स्टार्स की बात कर रहे हो, प्लैनेट्स की बात कर रहे हो तब, या छोटा से छोटा आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात कर रहे हो तब, सब जगह कोई एक्सेप्शन नहीं है। मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है ना। अगर किसी सिस्टम पे देख रहे हैं तो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व है, हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। मैं इतना जोर दे रहा हूं, इसका मतलब ये है कि जो मास है, कंजर्वेशन ऑफ मास, वो भी चेंज होता है, मास एनर्जी में बदल सकते हैं कुछ प्रोसेसेस में, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस फेमस एग्जांपल है, ठीक। तो एनर्जी मास में बदल सकता है, और इनफैक्ट जब बिग बैंग हुआ था तो सब कुछ एनर्जी था, बाद में मास क्रिएट हुआ है, एनर्जी से कन्वर्ट हुआ है, और वो मास आज फिर से हम लोग कई प्रोसेसेस में देख चुके हैं कि वो वापस एनर्जी में। तो इसलिए एनर्जी और मास का मामला बदल सकता है, दोनों को जोड़ के कांस्टेंट रहेगा, वो एक अलग बात है। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग मोमेंटम का बात लिखेंगे, और सिर्फ इसलिए नहीं लिखेंगे कि भाषण देना था इतना इतने देर, इसके लिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए लिखेंगे कि क्वेश्चन बनाते समय भी जहां जहां संभव होगा आप पहले मोमेंटम को यूज करके ही क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक। जब उससे बात नहीं फरी आएगा तब आप काइनेटिक एनर्जी पे आएंगे। तो चाहे इलास्टिक हो चाहे इलास्टिक, दोनों में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कंजर्व्ड। और जिस आधार पे दोनों अलग अलग हो जाते हैं वो है कि इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा। यहां पे टोटल काइनेटिक एनर्जी बोले तो सुंदर लगेगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड। अरे कंजर्व्ड का मतलब कांस्टेंट, ठीक है ना। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, चेंज का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि बढ़ जाएगा, अरे एनर्जी बर्बाद होगा, काइनेटिक में से कुछ निकल के दूसरे रूप में बदल जाएंगे। जरा इसकी भी चर्चा हो ही जाए अभी कि किधर चले जाएंगे। अरे तो आपने सुना है ना कि अगर कोई हवाई जहाज गिरा तो आग लग गई, कई गाड़ियों में टक्कर हुई तो आग लग गई, क्या किसी ने माचिस मारा था? नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में बदल गया, हीट इतना ज्यादा था कि आग लग गई, ठीक है ना। क्या कहते हैं, दो पत्थर को ही मारिए आप तो चिंगारे निकल जाते हैं। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्सन हो गया लाइट एनर्जी में। अगर गर्म हो गया तो हीट एनर्जी भी हो गया, अगर साउंड आ रहा है तो साउंड एनर्जी में भी बदल गया, ठीक। आप चल रहे हैं, जूता आपका टकरा रहा है फ्लोर से, ठीक, तो आप कितना भी कुछ कर ले, कुछ ना कुछ आवाज तो आ ही जाएगा, तो कॉलिजन में साउंड भी प्रोड्यूस हो जा रहा है, ठीक। हाथ बहुत देर तक ताली मारे, हाथ गर्म हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का अलग अलग फॉर्म में कन्वर्सन हो सकता है, ठीक है ना। तो इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी में कंजर्व नहीं रहेगा, चेंज आएगा। तो चेंज का मतलब ये नहीं होगा कि बढ़ जाएगा, क्योंकि हमेशा वो किसी दूसरे रूप में बर्बाद हो गया, चला गया किसी और रूप में, चेंज हो गया, साउंड में, हीट में, लाइट में, मतलब काइनेटिक एनर्जी पहले जितना था उससे घट गया। तो देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, इलास्टिक इन इलास्टिक में, ठीक। यहां पे इलास्टिक में एक बात और बात होते चले कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट का मतलब होगा कि पहले जितना था फाइनल उतना रहेगा, ठीक है ना। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉलिजन ये कांस्टेंट रहे ये जरूरी नहीं है। जरा देखिएगा,
दो बॉल में टक्कर हुआ, बॉल वापस पचका और फिर वापस उस पे आ गया, और आप इमेजिन कीजिए कि बॉल के डिफॉर्मेशन में कोई एनर्जी बर्बाद नहीं हुआ, ठीक है ना। तो वो वापस दे दिया, बॉल वापस अपने नॉर्मल शेप और साइज में आ गया, वापस एनर्जी दे दिया। तो काइनेटिक एनर्जी पहले जितना था वापस उतना हो जाएगा दोनों को जोड़ के। लेकिन ड्यूरिंग कॉलिजन कांस्टेंट कहना ठीक है क्या? नहीं, ड्यूरिंग द कॉलिजन थोड़ी देर के लिए वो काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा चला गया डिफॉर्मेशन में। इसलिए अगर आपको स्टेटमेंट दिया जाए कि ड्यूरिंग द कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है या कांस्टेंट, तो कहिएगा कंजर्व रहता है। कांस्टेंट जो है केवल इस सेंस में आप यूज कर सकते हैं कि जितना इनिशियल था फाइनल, तो इसके वजह से कांस्टेंट चूंकि पूरे रास्ते में नहीं रह रहा है, तो इसलिए कांस्टेंट वर्ड को यूज करने से परहेज कीजिएगा। इसलिए आप कई जगह बोलते हैं कंजर्व तो होगा तो कांस्टेंट जैसा होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, नहीं बोलेंगे, ठीक। आइए, इलास्टिक कॉलिजन में दो बॉडी अगर टक्कर हो रहा है तो ये क्लियर है कि उस एनर्जी का किसी दूसरे रूप में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई कन्वर्सन नहीं हो रहा है। इन इलास्टिक वर्ड यूज करते समय क्या ध्यान में आएगा कॉलिजन में? ऐसी चीजें जहां पे आटा का जो डो है, जिसको गूंथा हुआ आटा आप कहें, गोला बना लिए हैं, मारिए दीवार पे, जाके चिपक गया, काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पूरा ही खत्म हो गया। इनफैक्ट जहाँ पे बॉडी दोनों चिपक जाएंगे, इतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बर्बाद हुआ कि सारे ही काइनेटिक एनर्जी बर्बाद हो गए तब, या दीवार की जगह पे कोई दूसरा गूंथा हुआ एक गोला होता और ये होता और दोनों चिपक के चलने लगते आगे, तो काइनेटिक एनर्जी पूरा तो खत्म नहीं होता लेकिन काफ़ी कम हो जाता। तो ऐसा इन इलास्टिक कॉलिजन का एक और नाम देंगे हम लोग अलग से, क्या? परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। तो इन इलास्टिक कॉलिजन कहते ही एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा था, तो आपके ध्यान में आना चाहिए कि कुछ नहीं, इसमें एनर्जी कहीं ना कहीं बर्बाद होगा। पहला ध्यान आपका जाना चाहिए डिफॉर्मेशन पे। अगर किसी ने बोला मार के थोबड़ा बिगाड़ देंगे, मतलब नक्शा बिगाड़ देंगे, तो क्या मतलब है? फॉर्म चेंज अगर हो जाएगा तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का यूज फॉर्म चेंज करने में हो गया, ठीक है ना। मार के गाल गर्म कर देंगे तो जाहिर सी बात है, अगर उनका सेंस है कि ये काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाएगा, तो ये सारे के सारे इन इलास्टिक के एग्जाम्पल होंगे, ठीक। जहां पे भी डिफॉर्मेशन में चला जाए, किसी और एनर्जी में चला जाए। चलिए, तो आप समझ चुके होंगे, अब आगे बढ़ा जाए। हाँ, यहीं पे एक बात कि परफेक्टली इनएलास्टिक वर्ड जब यूज करेंगे उसको नोट कर लिया जाए। परफेक्टली इनएलास्टिक, ये क्या है भाई? तो पता चला परफेक्टली इनएलास्टिक जो है, इसमें अगर एक बॉडी जा रहा था, ठीक, दोनों टक्कर हुई, दोनों में इधर से आए तब या इधर से, जैसे भी, अगर ये स्लो जा रहा था पीछे से ये तेज जाएगा तो भी टक्कर होगी। तो टक्कर होने के बाद ये दोनों कॉमन मास बन के आगे बढ़ रहा है, तब या पीछे बढ़ रहा हो तब, व्हाटएवर, ठीक, कॉमन बॉडी की तरह मूव कर रहा होगा। तो ऐसे को परफेक्टली इनएलास्टिक कहेंगे। ध्यान रखिएगा, चिपक जाना वर्ड यूज कर लीजिएगा, चिपक जाना। परफेक्टली इनएलास्टिक बोलते ही आपके दिमाग में रहना चाहिए चिपक जाना। क्लियर? टाइप्स ऑफ कॉलिजन में एक और नाम आएगा इलास्टिक और इनएलास्टिक के बाद, हेड ऑन और ऑब्लिक कॉलिजन। हेड ऑन एंड ऑब्लिक कॉलिजन क्या है? ऑब्लिक माने तिरछा, तिरछा। तो हेड ऑन कॉलिजन जो है, इसमें दोनों बॉडी का जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये कहिए तब, या लाइन ऑफ मोशन कहिए तब,
दोनों का लाइन ऑफ मोशन एक दूसरे के आमने सामने होगा। ठीक, बॉडी एक दूसरे की तरफ जा रहा हो तब, या दूर जा रहा हो तब पीछे वाला तेज जाएगा, लेकिन एक ही लाइन पर होना चाहिए। तो आप कहेंगे लाइन ऑफ मोशन इज सेम। हेड ऑन, ठीक, इतना ना आमने सामने की टक्कर, पेपर में पढ़ते होंगे, गाड़ियां आमने सामने की टक्कर हो गई, दैट टक्कर इज कॉल्ड हेड ऑन। ठीक, दो आदमी जा रहे थे, नाक से नाक टकरा गया, हेड ऑन कॉलिजन। ऑब्लिक में तब समझ गए होंगे कि दोनों का लाइन अलग अलग चल रहा है। ये देखिए, ये गया और टक्कर हुआ। दिख रहा होगा। तो ये जब टक्कर होगा, ये तिरछा टक्कर होगा, लाइन ऑफ मोशन डिफरेंट है। दोनों के लाइन ऑफ मोशन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर। क्या बोला मैंने? इंपैक्ट पैरामीटर। तो मैं आपसे पूछूं कि इंपैक्ट पैरामीटर के आधार पे हेड ऑन कॉलिजन बताइए और ऑब्लिक कॉलिजन बताइए, तो आप कहेंगे इंपैक्ट पैरामीटर 0 होगा। जब दोनों एक ही लाइन पे है तो दोनों के बीच कोई दूरी नहीं है, तो इंपैक्ट पैरामीटर यहां पे 0। यहां पे इंपैक्ट पैरामीटर का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, ये नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो होगा। तो इंपैक्ट पैरामीटर के आधार पे हेड ऑन कॉलिजन एंड ऑब्लिक कॉलिजन की बात ठीक है ना। ध्यान रखिए, किसी भी कॉलिजन में जो है मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व रखिएगा, ये मिस नहीं करना है किसी हाल में। ठीक, आप कहेंगे सर जो हेड ऑन कॉलिजन है क्या वो इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों हो सकता है? हाँ। क्या जो ऑब्लिक है वो खुद इलास्टिक या इनइलास्टिक दोनों हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग आधार पे बोल रहे हैं आप। तो अब हम लोग कॉलिजन के बेसिक डिफिनेशन को समझ चुके। कॉलिजन किस प्रकार का इवेंट है वो सब देखिए, दो आधार पे दो दो प्रकार के हुए वो देखा हम लोगों ने। अब जो कॉमन कॉलिजन्स हैं जिनको आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं उनकी बात शुरू करें। ठीक, ज़्यादातर कॉलिजन जो आपको पढ़ना है वो हेड ऑन कॉलिजन पढ़ना है। ठीक, तो हेड ऑन में सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन तो हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन सबसे पहले तुरंत याद कीजिए कि इसमें मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहेगा। ये बात दोनों अगर आप कंजर्व रखें, हेड ऑन कॉलिजन कराए, कॉलिजन हुआ, कॉलिजन होने के बाद मान लीजिए कि अब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ध्यान दीजिए, ये एक केस हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों अपोजिट जाए। ठीक, जो भारी पड़ेगा वो अपनी तरफ ही चलता रह जाएगा, ऐसा हो सकता है। इसलिए एक आप केस ले रहे हैं ये, तो हर हाल में क्या करेंगे? तो हेड ऑन कॉलिजन में एक तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन तो दूसरी तरफ निगेटिव डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी टकराने से पहले का यू ले लेंगे, यू स्पीड बिफोर कॉलिजन, और v हम लोग कह देंगे स्पीड आफ्टर कॉलिजन। तो ये रहा u1, ये रहा u2, तो इसका अब हो गया ये v1 और ये हो गया v2।
तो मोमेंटम अगर कंजर्व है तो पहले वाला मोमेंटम जो है आप m1v1 प्लस m2v2 ये रहेगा। वैल्यू डालते समय माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे, अभी चूंकि हम सिंबल यूज कर रहे हैं इसलिए रहने दे रहे हैं सीधे, तो ये बराबर हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। तो u है ना, सॉरी, u1 u2 और इधर से m1v1 प्लस m2v2। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के आधार पे आप ये लिख रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी के आधार पे क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे दोनों का काइनेटिक एनर्जी शुरू वाला, तो m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशन फॉलो होगा, इलास्टिक कॉलिजन है, मतलब दोनों मोमेंटम एंड एनर्जी बोथ कंजर्व्ड है। इस आधार पे इसको यूज करके जो फाइनल रिलेशन निकालते हैं वो इस चैप्टर का दो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा। थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन वो याद रखना जरूरी है। आइए, तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन की। अभी हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन में हम इंटरेस्टेड है फाइनल वेलोसिटी जानने का, दोनों के लिए रिलेशन। तो ध्यान दीजिए, जैसे पहले मैं लिख देता हूं कैसे याद करने का एक आपको अपना ट्रिक बनाना है। तो v1 है तो यहाँ पे m1 माइनस m2 और नीचे में तो m1 प्लस m2 ही रहेगा, u1 प्लस 2m2 नीचे में तो m1 प्लस m2 ही है, ठीक। और यहाँ पे क्या u2। तो हम ऐसे याद रखते हैं कि जिसका नाम आया है उसमें से घटाइए दूसरे को यहाँ, और दूसरे वाले का यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लीजिए। नीचे में तो कोई दिक्कत नहीं है, m1 प्लस m2 रखना है, क्लियर। और u1 और u2 में क्या करना है, जिसका नाम आया उसका पहले लेना है, वही बात। अगर फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल का कह रहे हैं तो इनिशियल यहाँ पे लेंगे पहले, ये प्लस साइन से पहले उसका। तो जाहिर सी बात है, अब तुरंत अब अगला आप जब ये बात समझ गए कैसे सोचना है तो यहाँ पे वैसे कर दीजिए। v2 है तो m2 माइनस m1 और नीचे में m1 प्लस m2, u2 m1 प्लस m2 u1। ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस कहिए, फॉर्मूला कहिए, यू हैव टू रिमेंबर, कोई चारा नहीं है, क्लियर। तो हम याद रखेंगे ऐसे, और ध्यान रखिएगा जब जब u का वैल्यू डालना है आप ध्यान रखेंगे प्लस और माइनस का। राइट को जा रहा है, अगर आपने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है जो कि आमतौर पर लिया जाता है, तो प्लस माइनस वैल्यू डालते समय ध्यान रखेंगे, ताकि ये उसी हिसाब से निकलेगा और आपको बता देगा कि इसका फाइनल वेलोसिटी उधर ही है कि अब बदल गया, पलट गया, क्लियर। तो ये बात थी। चलिए एक क्वेश्चन आ गया सामने, ले लिया जाए। दो पार्टिकल ऑफ मासेस m and 2m मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन कोलाइड इलास्टिकली। इलास्टिक कॉलिजन है, कोई दिक्कत नहीं, विद वेलोसिटीज v and 2v, बहुत बढ़िया। फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर कॉलिजन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। ये m है, ये 2m है, ये जा रहा है इधर v से और ये आ रहा है 2v से, ठीक है ना। फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद क्या करने जा रहे हैं। आइए, एक तो पूरा वो फॉर्मूला पे आप जाइए, आप कहेंगे v1, पहले का फाइनल वेलोसिटी देखने जा रहे हैं। तो चूंकि इनिशियल v के भाषा में दिया है तो वो रहने देंगे, ठीक है, ये v1 हुआ। उसका u यहाँ पे v है, तो आइए m1 माइनस m2
m में से 2m गया, माइनस m बचा, नीचे में 3m। इसका इनिशियल वेलोसिटी राइट को है u, तो कोई दिक्कत नहीं, वो v ही हुआ, प्लस 2m2, 2m2, m2 क्या है, 2m है, और नीचे में तो 3m है। यहाँ पे इसका वेलोसिटी जो है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2v से, -2v से कितना हो रहा है देखिए, तो m से m काटिए, -v/3, अच्छा एक मिनट, हाँ दोनों चल रहा है, अब सही है, ठीक है, -v/3, और ये देखिए 4/3 और 8, ये माइनस हो जाएगा, तो -2 × 4 = 8, 8v/3 = माइनस, नीचे में 3 रहने दीजिए, v और 8v और v = 9v, इसलिए -v/3, v1 का वैल्यू इस प्रकार से -v/3 आया। मतलब टक्कर के बाद ये उल्टा जा रहा है, लौट गया v/3 से, क्लियर। उसी तरह से फाइनल वेलोसिटी ऑफ 2 निकालेंगे आप, उस फार्मूला का बढ़िया यूज कर लिए इस क्वेश्चन में हम लोग। तो अब v2 लिखते समय कहेंगे m2 - m1, तो 2 में से गया, एक m बचेगा प्लस में, नीचे में तो 3m है, इसका वेलोसिटी इनिशियल देखिए, ध्यान दीजिए -2v है, प्लस अब 2m1 डिवाइडेड बाई, तो जो है दोनों को जोड़ के वो, और ये जा रहा था राइट को, तो इंटू v, m से m काटिए, -2v/3, और ये प्लस रहा, कितना, m से m काटिए 2v/3, -2v/3 और ये प्लस में 2v/3 दिख रहा है, = 0। कमाल है ना, ये कितना अच्छे से ये रिलेशन बता दिया कि दोनों के टक्कर होने के बाद एक बॉडी जो है वो पीछे की तरफ चला और दूसरा बॉडी रुक गया, ठीक है, ये मामला। तो ये एक अच्छा एप्लीकेशन था, जो फॉर्मूला अभी अभी हम लोग पढ़े हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। बॉडी ऑफ 5 kg है, एक्सप्लोड किया है। तो देखिए अब जैसे एक्सप्लोजन आप नाम सुने क्वेश्चन में, तो एक्सप्लोजन का मतलब इंटरनल फोर्स होता है, और इंटरनल फोर्स जो है टोटल मोमेंटम को चेंज नहीं करेगा। ये एकदम मतलब गांठ बांधी हुई बात है। तो इसलिए आप पहले गांठ जो बांधी हुई बात है ना, आप उसको पकड़ेंगे जब जब मौका मिले, क्योंकि कई बार उतना ही से क्वेश्चन बन जाएगा, काम आपका निकल जाएगा। देखते हैं, कई बार फिर एनर्जी को भी लेना पड़ता है, तो अलग बात है। देखते हैं यहाँ पे 5 kg का है, एक्सप्लोड किया 1 kg और 3 kg में। उसके बाद कह रहा है द फ्रैगमेंट्स विथ इक्वल मासेस फ्लाई इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। जो 1 kg वाला और 1 kg वाला है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला, ठीक। और इनिशियली जो 5 kg का बॉडी था वो रेस्ट में था, मतलब इनिशियल मोमेंटम 0 था। फ्रैगमेंट्स विथ इक्वल, हाँ ठीक है ना, आगे विथ इक्वल स्पीड्स। अच्छा, इधर का स्पीड भी दे दिया जी, 1 kg 21 मीटर पर सेकेंड, इधर भी 1 kg और 21 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, ठीक है ना। ये हो गया मामला। मैं क्यों दोनों साथ साथ लिख रहा हूं, ताकि आपको दिखे मोमेंटम का। मैं अभी से कहानी बना दिया, एम भी लेके चल रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ हेवियर फ्रैगमेंट्स विल भी, देखिए ये बिल्कुल मोमेंटम पे ही बन जाएगा। तो देखिए
पहले जीरो था तो अभी भी जीरो होना होगा। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए ये जो दोनों का वेक्टर सम आएगा इन दोनों का जोड़ के, ठीक, ये देखिए दोनों 90 डिग्री पे है और दोनों इक्वल है तो बीच में आ जाएगा। कितना इसका मोमेंटम है तो आप कहेंगे P बराबर एम वी बराबर 21 यूनिट्स। तो इधर भी 21 यूनिट्स है, तो इधर भी 21 यूनिट्स है। तो 90 डिग्री पे 21 को जोड़ते हैं, क्या आ जाएगा 21 रूट टू। क्लियर। तो ये मोमेंटम इन दोनों का जोड़ क्या आ रहा है, इसको करना है जीरो, तो इसको करना है जीरो। तो तीसरा जो पार्टिकल है, तीसरा जो पार्ट है इस एक्सप्लोजन के बाद, उसको अपोजिट भागना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। इनफैक्ट इसमें आपसे एंगल वंगल भी पूछ सकता है, ठीक, कि वो किधर भागा। तो वो ये देखिए, अगर ये ईस्ट था ये नॉर्थ था तो ये साउथ वेस्ट में भागा, इनफैक्ट 45 डिग्री ही बनेगा, दिख रहा है। तो ये मामला रहेगा। तो इधर था ये 1 1, तो बच गया इधर 3 kg का, और इसका वेलोसिटी भी निकालना है। और इसका जो मोमेंटम आएगा ये 3v होगा, और ये कैंसिल कर रहा है इसको, इसलिए इसको दोनों को का मैग्नीट्यूड होना होगा बराबर। तो आप कहेंगे 3v इज इक्वल टू 21 रूट 2, इसलिए v इज इक्वल टू 7 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। आंसर, ठीक। तो रूट में ना देखिए, ये कह रहा है पॉइंट में लिखिए, तो 1.41, 14 से 98 98, तो 9.87, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेड ऑन इन इलास्टिक कॉलिजन, तो इन इलास्टिक कॉलिजन में ऑलवेज देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए तब आपके मदद के लिए कौन बच जा रहा है, सिर्फ मोमेंटम। इसलिए इन इलास्टिक कॉलिजन जैसे बोलेगा आप मोमेंटम को ढूंढिएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और फिजिक्स फील हो जाएगा। तो हेड ऑन इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे कि दो बॉडी है, एक बार फिर से टक्कर हुई हेड ऑन, ठीक, कॉलिजन हुआ, और टक्कर के बाद जो है अब ये अपोजिट जा सकता है, सेम तरफ जा सकता है, वो बात की बात है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ यहाँ पे कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो गया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो इसलिए आपकी मदद के लिए जो आएगा वो आएगा मोमेंटम कंजर्वेशन। और फिर से एक बार आप अपने सहूलत के लिए तुरंत लिख देंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये ऑलवेज फॉलो हो रहा है, इसलिए ये आपके काम का ज़्यादा होगा। तब यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो अगर वो बॉडी चिपके नहीं तब डेल्टा के ई लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला यूज कम करना है, ध्यान रखिएगा, बुक्स में रहता है तो मैं लिख दे रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी जो है ये हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 v1 माइनस v2 का स्क्वायर। ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, डेल्टा के ई है, मैंने लिख दिया है। लेकिन चूंकि यह सब जगह आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि अगर चिपक गया तो आप v1 v2 दोनों बराबर ही हो जाएगा, दोनों तो मिलके एक बॉडी बन गया, तो ये उस पर लागू नहीं होगा, तब तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। जबकि इन इलास्टिक में तो होना ही है लॉस। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो इन इलास्टिक की बात है, इसी में परफेक्टली इन इलास्टिक पहले ही बता चुके हैं। जब बॉडी चिपक ही जाए और दोनों कॉमन बॉडी बन के अब आगे बढ़े, उसको परफेक्टली इन इलास्टिक कहेंगे। ये लीजिए हेडिंग भी दिया हुआ है और मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं, इसलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। ठीक। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अभी भी बताए हैं, कितना आएगा, तो ये वाला मामला रहेगा। एनीवेज, अक्सर आपको दो बॉडीज की कहानी बता रहा होता है, तो आप क्या करें ना, प्रॉपर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखे दोनों बॉडी का, जोड़े, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडी का जोड़ दे।
और इनिशियल में से फाइनल घटा दे तो आपको लॉस इन एनर्जी निकल जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूला डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। और वेलोसिटी का निकालने में मदद करेगा आपको कौन? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आइए, न्यूटन साहब यहाँ भी आ गए। अरे वो कहा नहीं है, फिजिक्स में लगभग हर ब्रांच को कहीं ना कहीं वो टच करते थे। उस समय जो ब्रांच डेवलप था। कई फिजिक्स के ब्रांच तो बाद में ना है, फॉर एग्जाम्पल थर्मोडायनामिक्स, ये तो बाद के ब्रांचेज हैं। तो आइए, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन को ई सिंबल से दिखाते हैं। और इन्होंने एक सिंपल रिलेशन निकाला कि अगर दो कॉलिजन हो रहा है तो पहले दोनों पास पास आ रहे हैं तभी कॉलिजन हो रहा है। इसको उन्होंने ये पास कितने तेजी से आ रहे हैं, जिसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, पास कितने तेजी से आ रहे हैं, इसको उन्होंने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहा। और टक्कर के बाद फिर दूर कितने तेजी से जा रहे हैं, इसको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहा। क्योंकि इसमें दोनों का वेलोसिटी शामिल है और प्लस माइनस का ध्यान रखने के लिए, ठीक, कि हो सकता है कि ये धीरे चल रहा हो, पीछे से तेज आके टक्कर मार दे, तो अप्रोच जो है उसमें एक का तो पूरा हाथ है, दूसरे का उल्टा हाथ हो रहा है। तो इसलिए प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए आप बेसिकली क्या ले रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ले रहे हैं। तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो का बात किया न्यूटन साहब ने रेस्टिट्यूशन में, ठीक। तो आप सिंपल शब्दों में यही कहेंगे कि E बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ऊपर में रखेंगे सेपरेशन और नीचे में कहेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब प्लस माइनस का मामला आप ध्यान रखें, इसके लिए नाम लगा देंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो नीचे में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है ना। E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 U1 माइनस U2। एक बार फिर से मैं कहता चलूं कि ये ठीक है, ये कौन किस में माइनस कर रहे हैं, कभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है। डरना नहीं है, आपको खाली देखना है कि जब दोनों पास आ रहे थे और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे तो U1 और U2 जुड़ने जा रहा है। तो नीचे में आप दोनों को जोड़ना ना भूले, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो, ठीक है ना। दूर जा रहे हैं तो घटाना है। जुड़ क्यों गया, तो अपोजिट डायरेक्शन होने वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, U2 एक माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्लियर। इस तरह की बातें। तो उसी तरह से टक्कर के बाद दोनों दूर जा रहे हैं तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से एक्चुअल में आप सेपरेशन निकालने के लिए दोनों को जोड़ रहे होंगे। बस आप इतना ध्यान रखिए, कहीं गलती नहीं होगा आपसे, ठीक। फॉर्मूला याद रहे अच्छा है, नहीं रहे। यहीं पे टाइप्स ऑफ कॉलिजन, इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, ये ई का वैल्यू देख के बताया जा सकता है। देखिएगा, अगर बॉडी चिपक ही गया तो सेपरेशन हुआ ही नहीं, तो ऊपर में 0 आ गया, तो ई का वैल्यू 0 हो गया। तो ई का वैल्यू 0 भी हो सकता है, ई इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या इससे बड़ा हो सकता है। छोटा का तो कोई मतलब नहीं है, अरे चिपक ही गया तो अब उससे कम क्या होगा, तो इसलिए बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, ठीक। अब आइए, तो फिर बड़ा हो गया कहाँ तक जा सकता है, तो ये हो सकता है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में। अरे वहाँ पे परफेक्टली बोलना जरूरी नहीं होता है, इलास्टिक बोल दिए तो काफ़ी है। तो उसमें पता चला कि जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच था वही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया। तो ये काइनेटिक एनर्जी आपको रखना था सेम, कंजर्वेशन करना था, इनिशियल बराबर फाइनल करना था।
तो परफेक्टली जो इलास्टिक है, जिसको सीधे आप इलास्टिक कह देते हैं, उसमें इसका वैल्यू हो जाएगा 1। मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो 1 हो जाएगा। तो ई का वैल्यू 0 से लेके 1 तक वैरी कर रहा होगा। ये 1 से ज़्यादा 1 हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई कि ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक, लॉ का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, और ई को क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। 0 का मतलब, ई बराबर 0 का मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक, चिपक गया। ई बराबर 1 का मतलब परफेक्टली इलास्टिक, जिसको कि आप सीधे इलास्टिक बोलते हैं। तो जो रियल लाइफ में कॉलिजन्स हो रहे होते हैं, ठीक है ना, रियल लाइफ में जो कॉलिजन हो रहे होते हैं, ये 0 से 1 के बीच में इनका ई आ रहा होता है। ये रियल लाइफ सिचुएशंस में आपके जो चल रहा है डेली लाइफ में, वो कुछ ई का वैल्यू आ रहा होगा। एनीवेज, ये दोनों जो आइडियल केस है, ये आप आइडियलाइज करके फिजिक्स को पढ़ते हैं और फिर तब रियल लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं कि चलो थोड़ा सा मॉडिफाई होगा वो। तो ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्वेश्चन में 3 बॉडीज हैं, मास m, 2m और m दिया हुआ है। ए चला बी की तरफ 9 से, ठीक है, बहुत बढ़िया, और इलास्टिक कोलिजन किया। उसके बाद बी जो आगे बढ़ा, इस टक्कर के वजह से वो जाके सी से चिपक गया। कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन किया सी के साथ, मतलब वो चिपक गया। ए के साथ क्या हुआ वो छोड़िए, वो तो गायब हो गया, उसकी बात नहीं कर रहा है ये। अब ये कह रहा है बी आगे जो बढ़ा उसे चिपक गया। ए हो सकता है लौट रहा हो सकता है उधर ही जा रहा हो, उसकी बात है नहीं। बी आगे जाके ऐसा किया। ऑल मोशंस आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, बहुत बढ़िया। फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट सी। अरे उसका फाइनल स्पीड क्या होगा? जो चिपकने के बाद कॉमन बॉडी जो बन जाएगा 3m मास का, वो एक साथ जा रहा होगा। और जैसे ही परफेक्टली इनएलास्टिक बोल दे, कंप्लीटली इनएलास्टिक भी उसी का दूसरा नाम हो गया, तो आप मोमेंटम का खेल खेलेंगे और निकल लेंगे। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, हम पहले बी का वेलोसिटी निकालते हैं। बी को अगर हम v2 कह दे, ठीक है ना, तो m2 माइनस m1, तो 2m माइनस m हो गया, और नीचे में दोनों जोड़ के 3m हो गया, इनटू यहाँ पे क्या आएगा तो कहिएगा u2 कितना है, तो वो तो 0 है, पहले से रुका हुआ था, तो ये 0 ही होने जा रहा है। अब प्लस 2m1 कितना है तो m है, डिवाइडेड बाई दोनों को जोड़ के, और उसका वेलोसिटी कितना है तो प्लस में 9 है, तो ये हो गया लड्डू। तो 0 प्लस 18/3, m से m कट गया, 9 दूना 18/3 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। अब ये 6 से आगे बढ़ा, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट कॉलिजन की हम बात किए, ए और बी के बीच। तो अब सेकेंड कॉलिजन की बात करना होगा। बी और सी के बीच, और ये कंप्लीटली इनएलास्टिक है, चिपकने जा रहा है, तो अब मोमेंटम की बात लिख देंगे। वो सी रेस्ट में है, बी चल के गया, तो बी के पास मोमेंटम कितना है, तो इसका मास इंटू इसका वेलोसिटी 6 आया है। ये हुआ पहले का मोमेंटम, सी के पास तो था ही नहीं। बाद में दोनों चिपक गए, हो गए 3m, और उनका वेलोसिटी पूछ रहा है। अगर उसको मैं v डैश नाम दे दूं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, v डैश इज इक्वल टू m से m काटिए, 6 दूना 12/3, 6 दूना 12, 3, ठीक, 4 मीटर पर सेकेंड। हाइट आफ्टर n नंबर ऑफ कॉलिजन्स। तो आप मोशन जो स्टडी किए हैं, तो आप जानते हैं कि अगर h हाइट से बॉडी को गिराया जाए, तो टक्कर से पहले का जो वेलोसिटी आएगा
वेलोसिटी आएगा वो √2gh आता है। इसका आप लोग यूज करते रहिएगा जहां जहां जरूरी लगे। एक तो ये बात, दूसरा ये कि टक्कर सिर्फ यहां पे हो रहा है तो यहां का इन टक्कर से पहले का वेलोसिटी, टक्कर के बाद का वेलोसिटी, तो आपको यहां वाले वेलोसिटी से ज्यादा मतलब है, रास्ते वाले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं कॉलिजन। दूसरी बात ये कि टक्कर के बाद कुछ ना कुछ एनर्जी बर्बाद होगा। अगर ये परफेक्टली इलास्टिक होता, यानी इलास्टिक होता, तो एनर्जी बर्बाद नहीं होता, तो जो बॉल आप गिराए हैं ये वापस फिर वहीं पहुंच जाएगा, वापस वहीं पहुंच जाएगा। एनर्जी की भाषा में बात करेंगे तो जो mgh था, यहाँ आगे काइनेटिक एनर्जी में बदला, फिर काइनेटिक एनर्जी वापस पोटेंशियल में बदल जाएगा। लेकिन एनर्जी कुछ ना कुछ बर्बाद होता है, इसके वजह से दोबारा में ये उठेगा तो उससे थोड़ा नीचे ही आ जाएगा, फिर यहाँ से गिरेगा और उसके बाद उठेगा तो थोड़ा नीचे ही रह जाएगा, फिर वहां से गिरेगा। इस प्रकार से मोशन करते करते ढप 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 ढप, ठीक, ये चल रहा होगा बॉल्स का। तो ये जो एक कॉलिजन, दो कॉलिजन, तीन कॉलिजन ऐसा होते जा रहा है, तो अगर n नंबर ऑफ कॉलिजन्स हो, इफ n नंबर ऑफ कॉलिजन, शायद ऊपर ये बात लिखा ही हुआ है तो हम रिपीट क्यों करें, अगर n नंबर ऑफ कॉलिजन्स है तो जो वेलोसिटी फाइनल आएगा वो e⁻n u, जो पहला वेलोसिटी जिससे टकराया था वो, तो पहला, ध्यान रखिए यहां पे मैं u लिख रहा हूं, e⁻n u, और पूछेगा कि n टक्कर के बाद कितनी ऊंचाई तक उठेगा, तो वो जो h आएगा, h डैश, अगर उसको हम नाम दे दे तो e⁻2n और इनिशियल h, ये आपके बहुत काम का चीज होने जा रहा है। e⁻2n मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल हाइट, नंबर ऑफ कॉलिजन्स, ध्यान रहेगा, ठीक। कभी कभी वेलोसिटी भी पूछ जाए तो उसकी बात हो सकती है, एनीवेज वो ज्यादा बड़ा मसला नहीं होता, क्योंकि आपको h पता चल जाए तो आप तुरंत वहां का वेलोसिटी बता देते हैं। क्वेश्चन दिया जाए कुछ शेल इनिशियली, जल्दी जल्दी अब किया जाए, लेक्चर कंक्लूड करना होगा 5-7 मिनट में। शेल इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड किया तो इंटरनल फोर्स है इनटू 2 पीसेस ऑफ इक्वल मास, देन द 2 पीसेस विल, देखिए अगर 2 बॉडी एक्सप्लोजन हुआ है, ध्यान रखिए इंटरनल फोर्स से जब बॉडी टूटा है 2 पार्ट में, अगर इसमें अगर एक्सप्लोजन हो जाए, एक ही बॉडी में एक्सप्लोजन हो जाए, और अगर ये रेस्ट में है, ध्यान रखिएगा पहले से, तो टूटे हुए बॉडी को हमेशा ही अपोजिट चलना होगा, क्योंकि यहाँ का जो इनिशियल मोमेंटम था P इनिशियल, ये 0 था, तो यहाँ पे P फाइनल भी 0 करना होगा, क्योंकि फोर्स कौन सा लगा है, इंटरनल। तो इसलिए यहाँ पे भी जितना पॉजिटिव मोमेंटम आएगा उतना ही नेगेटिव मोमेंटम देना होगा, और दोनों को जोड़ के करना होगा 0। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड होगा बराबर, m1 v1 बराबर m2 v2। ये लगातार आपके काम का चीज होगा, तो क्योंकि P फाइनल भी 0 करना है, P फाइनल भी 0 करना है, क्लियर। तो उनको 180 डिग्री पर ही जाना पड़ेगा, कोई दूसरा चारा नहीं है। इनके बीच का एंगल 180 होगा, ऑलवेज रेस्ट में था तब। मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट डायरेक्शन, नहीं भाई, अपोजिट डायरेक्शन में ही जाना होगा। m मूविंग एट a स्पीड ऑफ v collides with another block of same mass, ठीक, और वो पहले से रेस्ट में है, ठीक। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक बात नोट कर लीजिए, आप इक्वेशन मोमेंटम का और एनर्जी का आज ही के लेक्चर में हम कई बार लिखे हैं, तो आप फिर से लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कॉलिजन हो रहा है, इफ कॉलिजन जो है इन्वॉल्व्स, एक तो ये इलास्टिक हो, दूसरा ये कि सेम मास हो दोनों का, और 1 मास एट रेस्ट हो। चूंकि इस प्रकार के
क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन इस तरह से कई एग्जाम ने पूछ चुका है, पूछा है इस पे। तो ध्यान रखिए, ये 3 कंडीशन अगर फॉलो हो जाता है तो वो जो लंबे लंबे इक्वेशंस आ रहे हैं, 3 अलग अलग इक्वेशन लिख के जो निकालेंगे, तो उसका फाइनल रिजल्ट बहुत फेमस है। एंड दैट यू हैव टू रिमेंबर कि अगर ये तीनों कंडीशन पूरा हो रहा है और तब यहां पे अगर ऑब्लिक कॉलिजन हुआ, इफ ऑब्लिक कॉलिजन हुआ, तो उनके बीच का एंगल ये आया, ये रेस्ट में था, ये आके टक्कर मार दिया। टक्कर मारने के बाद ये भागेगा ऊपर, ये भागेगा नीचे, तो ये नीचे, ये ऊपर, एक दूसरा ऊपर, टक्कर। ये देखिए, बॉडी छोटा मत कर दीजिएगा, ये इतना ही बड़ा है, स्पेस कम था इसलिए। तो ये जो है ना, ये 90 डिग्री आता है इनके बीच। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इसलिए ये एक्स एक्सिस से कल होके आपको दे दे क्वेश्चन में कि ये तीनों कंडीशन पूरा करके ही देगा ज़्यादातर क्वेश्चंस में, और नहीं तो कुछ ऐसा देगा जो इजीली कट सके। ज़्यादातर में ये मिलता रहेगा आपको। तो पहले से अगर एक्स में चल रहा था और ये रेस्ट में था, तो ये मोमेंटम इधर का अगर m1 v1 है और ये थीटा है, तो m1 v1 cos थीटा, तो इधर से जो है 90 माइनस थीटा हो जाएगा इस केस में, ध्यान रखिएगा। तो ये cos 90 माइनस थीटा, ये sin थीटा हो जाएगा। उन दोनों को जोड़ के इनिशियल मोमेंटम जो x में था उसके बराबर होगा। आप लोग जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगर बात कर रहे हैं तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। x डायरेक्शन में भी इनको कंजर्व रहना होगा, तो y में भी कंजर्व रहना होगा। ठीक, तो यहाँ पे y में तो कुछ था ही नहीं, यहाँ पे y में इनका भी है, इनका भी है, दोनों को जोड़ के खत्म करना होगा क्योंकि इनिशियली कुछ था नहीं y में। तो इनका जो y कंपोनेंट, इनका y कंपोनेंट दोनों को कर देंगे बराबर। 2 इक्वेशन तुरंत लिख सकते हैं, और ये x वाला दोनों को जोड़ के पहले के बराबर। क्लियर? तो ये था इसमें। तो जरा देखा जाए कि ये पूछ क्या रहे हैं। आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट, ये तीनों कंडीशन दे दिया। ये फर्स्ट ब्लॉक मूव्स एट एन एंगल थीटा टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन, ठीक है ना। टक्कर के बाद मैं सीधा लिख रहा हूं, ये जो भाग रहे हैं ये थीटा से भाग रहा है एक, m1 v1, और उसके पास v1 जो है वो v/3 दे रहा है, ये भी दे दिया। शुरुआत में चला था v से और टक्कर मारा है m को। ये सारा के सारा v किधर था, तो कहिएगा x में था, x में था। मोमेंटम कितना था, तो m भी था। तो इसलिए ये लीजिए, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल, ये कैपिटल M V था, लिख दिए। चलिए, अब ये m1 v1 जो है ये कह रहा है कि जो टक्कर के बाद है ये v/3 ले भागा, v/3। द सेकेंड ब्लॉक स्पीड आफ्टर द कोलिजन इज बहुत सिंपल। ठीक, तो आपको पता है कि वो थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये m2 है। अब जरा देखिए, सबका मास भी सेम दे रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, क्या मैं भी बोल रहा हूं, तो ये m v/3 और ये m इधर का भी पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। चलिए, हमने उसको v डैश नाम दे दिया। अब फटाफट x डायरेक्शन में आपको पता है कि m भी ही रखना होगा जो इनिशियल था, और y में दोनों करेंगे एक दूसरे को कैंसिल। तो तुरंत y वाला पहले लिख दिया जाए, mv/3 साइन थीटा, ये बराबर होगा mv डैश साइन 90 माइनस थीटा, मतलब कॉस थीटा, v डैश कॉस थीटा के। एक इक्वेशन तो ये मिला। दूसरा इक्वेशन ये कि इनका
इनका जो x कंपोनेंट है mv/3 cos थीटा और इसका जो x कंपोनेंट है mv' sin थीटा, दोनों को जोड़ के इनिशियल mv आना होगा। ठीक, दो इक्वेशन मिल गया, इसको सॉल्व कर देना है। m से m काटिए काटिए, v sin थीटा बाई 3 है, v डैश है, v cos थीटा भी है और एक उधर v भी है। तो एक काम करते हैं, v डैश वाले को एक जगह ले आते हैं। चलिए तो एक चालाकी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए दो इक्वेशन से v cos थीटा इधर में एक जगह मिल रहा है, इधर एक जगह मिल रहा है, उसको एक जगह लेते हैं, लिखा जाए। चलिए, ये v cos थीटा जो है v डैश cos थीटा इज इक्वल टू v sin थीटा बाई 3 है। ठीक, उधर का v डैश sin थीटा लिखिए, v डैश sin थीटा इज इक्वल टू, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो v माइनस v cos थीटा, डिवाइड कर देते हैं, कट गया। इसमें से भी v कॉमन आएगा, उससे कट जाएगा। cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई 3 और नीचे में v माइनस v cos थीटा बाई 3 छूटा हुआ है। ठीक है ना, तो ये 3 इसके साथ आ जाएगा, तो 3 माइनस cos थीटा, और तब इन सब के नीचे 3, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक, आइए, cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस cos थीटा। इधर ले जाइए तो 3 मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये उधर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, फेमस है, तो इसलिए cos थीटा बराबर 1/3। अब जैसे ही cos थीटा 1/3 आ गया तो आप अब लिख सकते हैं तुरंत, ये छोटा वाला इक्वेशन में पुट कर देंगे हम लोग साइन और cos का वैल्यू, तो v डैश का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, तो तुरंत क्या किया कीजिए, हमेशा यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया कीजिए। ये 1 है, ये 3 है, तो आप ये जान रहे हैं, ये 3 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, मतलब √8 हो जाएगा। cos थीटा आया है ना 1/3, तो इसलिए cos ये वाला, तो थीटा ये रहेगा। cos थीटा 1/3 आया है, तो इसमें थीटा ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है। ठीक, तो साइन लिखना होगा तो उधर वाले भाई हाइपोटेनस कर देंगे। आइए यहाँ पे जल्दी जल्दी लिखा जाए। अब इस इक्वेशन को हम लोग यूज कर रहे हैं वहां पे, तो कहेंगे v साइन थीटा का वैल्यू √8/3, और पहले से एक 3 है नीचे, लिख दीजिए, ये इज इक्वल टू हो जाएगा v डैश cos थीटा के, तो उस cos थीटा को इधर लाते हैं, तो 1/cos थीटा का वैल्यू बोलिए 1/3, 1/3, 3 से 3 कट गया, इसलिए v डैश इज इक्वल टू v √8/3, v √8 को 2√2 लिख देंगे, हाँ ठीक है, बाई 3 आंसर।
V2√2/3। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन था, लेकिन आप जानते हैं कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा दिए जाते हैं कि किसी किसी में लंबा कैलकुलेशन जाएगा। शेल है, मास 20 kg का, एट रेस्ट, और एक्सप्लोड करता है। जब बॉडी एक्सप्लोड किया, अपने फोर्स से टूटा, 2 टुकड़े में टूटा, तो हम लोग अभी अभी देखे थे कि मोमेंटम का क्या मामला होगा। m1v1 बराबर m2v2 होना ही पड़ेगा और उनको 180 डिग्री पे निकलना ही पड़ेगा। ठीक, इसमें काइनेटिक एनर्जी को भी थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, थोड़ा समय देंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स में भी आएंगे और कई जगह आएंगे। फॉर एग्जांपल अल्फा डीके हो रहा है, न्यूक्लियस से अल्फा निकल के भागा, ये 2 बॉडी डीके है, 2 बॉडी एक्सप्लोजन है। ठीक, तो जरा वहाँ पे भी हम देखना चाहेंगे कि कितना काइनेटिक एनर्जी का लेके भागा अल्फा और कितना न्यूक्लियस के पास बचा। थोड़ी सी चर्चा इसका अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।